जिन घरों को खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया था वो मिट्टी की ढेर की तरह गंगा में समा गए थे। एक के बाद एक मकान अदृश्य होते जा रहे। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आईएएस पीसीएस माइंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मासूम सर हमारे आईएएस पीसीएस के फैकल्टी हैं और हाल ही में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो उससे रिलेटेड इनका कुछ करंट टेम्परेरी इशू भी है और साथ ही साथ कम समय में जो एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी है इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो मासूम सर, आपका स्वागत है आईएएस पीसीएस में, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और वो काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि इनिशियल टाइम में उनको आप जैसा शिक्षक मिला है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपका जो चैनल है स्टार्टिंग है लेकिन क्वालिटी कंटेंट बहुत तगड़ा है। ऐसे में मैं पटना से चल के आपके पास यहाँ आया हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि बच्चों में काफ़ी उहापोह है और वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। किताबों की दुकान पे भीड़ लगी है और कमोबेश स्थिति मैंने मुखर्जी नगर के बुक स्टॉल पर भी देखा है। तो ऐसे में कम समय बचा हुआ है और पिछला जो सिनारियो रहा है 70वीं बीपीएससी का और 69वीं का रहा है, तो ऐसे में इतने कम समय में लगभग 40 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए, आपका सलाह मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मासूम सर। जैसा कि मासूम सर का कहना है कि लास्ट टाइम जो है कि 69 बीपीएससी, तो 69 बीपीएससी में आप देखोगे कि इसमें लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। इसमें यूपीएससी अप्रोच में क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखो कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4 में आपको एटलीस्ट 3 या 4 ऑप्शन पता होता तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। तो देखो कि इसमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था और कह सकते हो कि यूपीएससी अप्रोच पूछा गया था। जबकि 70 बीपीएससी में मासूम सर आप देखोगे कि आप वनडे एग्जाम टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे, दरोगा, एसएससी टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। तो मासूम सर का कहना है कि जो 69 का अप्रोच था बीपीएससी का और 70 का अप्रोच है, तो आपके हिसाब से 71 का अप्रोच क्या होगा? तो मैं तो मासूम सर कहूँगा कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का सवाल है तो 40-50% तो क्वेश्चन होगा ही। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार लॉजिकल क्वेश्चन भी डाला जाएगा जो 69 में था, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी थोड़ा कम है। लास्ट टाइम में 2000 प्लस था, इस बार मुझे लग रहा है कि 1200 प्लस है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ है। तो टफ कंपटीशन को स्टूडेंट को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होगा। तो आपको दोनों अप्रोच लेके चलना, फैक्चुअल और साथ साथ लॉजिकल दोनों लेके चलना पड़ेगा। और बहुत कम समय है, तो मासूम सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे बीपीएससी का एक घटना चक्र है, एक बीपीएससी का घटना चक्र, इसमें लास्ट कम से कम 12 से 15 साल का सवाल दिया हुआ है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, मैथ, सारा का एनालिसिस दिया हुआ और एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो घटना चक्र आपका प्रायोरिटी होगा। दूसरा हम बोलेंगे बिहार लूसेंट, या इसके जगह पर अगर क्राउन पढ़ रहे हैं तो चलेगा। और तीसरा मैं बोलूंगा लूसेंट। 3 बुक से अलावा तो मैं तो इतना कम समय बचा हुआ 40 दिन में और कोई बुक प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप घटना चक्र फॉलो करते हैं, एक लूसेंट, बिहार स्पेशल और एक लूसेंट सामान्य अध्ययन, 3 बुक के अलावा मैं और ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। इसके अलावा ज्यादा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं और मल्टीपल टाइम इसी को आप रिवीजन करिए, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। आपके जवाब के लिए शुक्रिया। दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स जिस पर हवा बना रहता है, अभी कंटेम्परेरी इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें, लेकिन पिछला जो परीक्षा हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आप बेहतर सलाह दे सकते हैं इस बारे में। हाँ, करंट अफेयर में तो मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर के पास समय तो आपके पास कम है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी आईएएस पीसीएस माइंड पे डाला हूँ सारी सक्षम क्लास पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लो अगर आपको इकोनॉमी में पढ़ना, तो आप यूनियन बजट और बिहार बजट पढ़िए, यूनियन इकोनॉमी सर्वे, बिहार इकोनॉमी सर्वे पढ़िए, साथ ही साथ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट और बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक है उस सेगमेंट से नहीं जाना। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह हो गए, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण वगैरह, इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो गया, तो इस सब चीज पे ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट यूनियन का स्कीम, बिहार का स्कीम, जो बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेज, तो इस सब टॉपिक पे खास करके आपको फोकस करना होगा और इससे ज्यादा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पूरा करंट पे तो मैं वीडियो डाला हूँ हमारे पास कम समय में, तो उसमें मैं 25 टॉपिक डाला, उससे ज्यादा आपको करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका चैनल को जो विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक लाइन में अगर आपकी बात कहूँ तो मिनिमल रखना चाहिए नोट्स को
ज़्यादा लाइब्रेरी नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोला 3 बुक अभी करंट में आप पढ़ो, 3 से ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, आपका धन्यवाद। और आपके जो चैनल हैं वो लगभग सभी कैटेगरी के लोग देखते हैं। तो ऐसे में आप बिहार से हैं, बिहार में चुनाव होने वाली है, हालांकि ये स्टडी से हट के है लेकिन स्टडी का ही विषय है। तो ऐसे में वहाँ चुनाव होने वाली है और वहाँ करंट जो गवर्नमेंट है उसको भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं। अभी सबसे ज़्यादा इशू जो चल रहा है वो उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर चल रहा है। एक जवनिया गांव है, बक्सर जिला में शायद पड़ता है वो। तो वहाँ पे क्या है कि गांव का गांव डूब गया है गंगा जल के कटान की वजह से, बाढ़ की वजह से, और लोग पलायन को मजबूर है। जिन घरों को खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया था वो मिट्टी की ढेर की तरह गंगा में समा गए थे। एक के बाद एक मकान अदृश्य होते जा रहे थे। कटाव तेज़ी से हो रहा है। कुछ ही एक घर केवल बचे हुए हैं। वो घर अभी थोड़ी देर पहले पूरा घर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो घर है गंगा में विलीन हो गया है। गंगा नदी के कटाव को देख लगता था कि आने वाले कुछ दिनों में जविनिया गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। गंगा नदी उत्तर की दिशा से गांव को काट रही है, जो अब दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। गंगा नदी जहां तक पहुंची है वहां केवल गांव का मध्य विद्यालय ही बचा हुआ है। पूरा गांव खाली है। पूरा जवनिया गांव तहस नहस हो गइल बा। एजा खाना बनत रहे, अभी के डेट में गंगा जी सब तहस नहस कर दिली। फिलहाल गांव के सैकड़ों लोग तटबंधों में बनाए गए टेंटों में रह रहे हैं। हालांकि गंगा का जल स्तर अब खतरे के लाल निशान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें तात्कालिक राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहाँ ना सिर के ऊपर छत है, ना पेट भरने के लिए खाना। लोग हैं जो बाहर मजदूरी कर करके जैसे तैसे करके 2 रुपया 4 रुपया जोड़ जोड़ के अपने को जमा करते हैं और घर बनाते हैं। ऐसे में आपसे सवाल मेरा ये है कि हॉलैंड समुद्र का पानी रोक के बांध बना सकता है अपने लोगों के लिए। इंग्लैंड में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो कटान को रोक के बांध बना दिया है और काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा है। बाकी के देश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसा क्या है जो इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है? इसका क्या उपाय है, आपसे जानना चाहूँगा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद मासूम सर। मैं बिहार का जो कंटेम्प्रेरी इशू है, बाढ़ तो शुरू से ही रहा है, बाढ़ और सूखा बिहार का बहुत मेन मुद्दा रहा है और बीपीएससी में अक्सर मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बाढ़ के समस्या का देखिएगा तो 2 सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ। एक तो होता टेम्परेरी सोल्यूशन और एक होता लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे यहाँ पर सरकार कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे अगर फोकस कर दीजिएगा तो अगर आपका समस्या समाधान हो जाएगा तो अल्टीमेटली चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। तो सरकार का यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार अगर ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ इसको सोल्व करना चाहेगी तो आसानी से सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट है। आप जो बजट कहीं जिस प्रकार अगर बिहार का आप देखोगे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? शराबबंदी। इंडिया का सबसे ज्यादा आप देखोगे, इंडिया और बिहार का बात करोगे तो आप देखोगे शराब से मैक्सिमम टैक्स आता है। अगर शराबबंदी करके आप इतना ज्यादा रेवेन्यू लॉस कर सकते हो तो क्या आपके पास उतना रेवेन्यू नहीं है कि आप बांध में इसे फोकस कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं आपको बजट में, यहाँ बिहार का बजट स्पेशल है और यूनियन बजट है, तो इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए इसको परमानेंट बांध बनाने की आवश्यकता है। और आपको देखो नदी जोड़ो योजना करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में नदी जोड़ो योजना खास करके चला हुआ है मेची कोसी को लेके। तो आप उत्तर बिहार आप देखो कि बाढ़ ग्रसित है और दक्षिण बिहार सूखा है, तो कहीं ना कहीं कैनाल इशू कर सकते हो। आप कैनाल का परियोजना बना सकते हो, नदी जोड़ो परियोजना बना सकते हो, आप जो डैम बना सकते हो। यहाँ पर जो मल्टीपर्पज डैम बनता है जिसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना वगैरह, जो बहुउद्देशीय पर्पज से होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे और जनता का दृढ़ शक्ति होगा और नेता का दृढ़ शक्ति होगा तो कहीं ना कहीं इसको समस्या का समाधान किया जा सकता है। टेम्परेरी में तो हम यही कहेंगे कि सरकार के पास उतना रेवेन्यू है कि रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं, वहाँ का जनता को पुनर्वास करवा सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तात्कालिक वहाँ के जो जनता पीड़ित है उनको तो आप समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैं 3-4 पॉइंट बताया। सबसे पहले तो आपको डैम बनाना होगा जो मल्टीपर्पज हो, बहुउद्देशीय परियोजना हो। उसके बाद नदी जोड़ो परियोजना करना होगा, यहाँ तक कि कैनाल की व्यवस्था अगर आप बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं को नेता अगर चाहेंगे तो इसको ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसे समाधान नहीं हो सकता। आप देख लो जापान में जो आप देखो कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है,
वहां पर क्या हुआ था कि अचानक भूकंप आ जाने से पूरा का पूरा जापान डूब गया था। कहीं ना कहीं जापान आज भी उसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया। तो एक छोटा द्वीप जो पूरा का पूरा समंदर में डूबा हुआ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है, तो बिहार क्यों नहीं कर सकता? ये एक नदी की बात है, तो कर ही सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी बिहार के हैं, आप वोट देने जाएंगे ना? हाँ, वोट तो मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं ऑब्वियसली देने जाऊंगा ही। बिल्कुल। तो आपसे मैं ये लास्ट में आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि बिहार की जो समस्याएं हैं, गरीबी का कारण जो पलायन है, उसमें ये सब भी शामिल होता है, बाढ़ सुखाड़, आपदा। तो क्या अभी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या ये मुद्दा बनना चाहिए? बनना चाहिए, मैं तो एकदम कहूँगा कि मुद्दा बनना चाहिए। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो पॉलिटिक्स किसी खास पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि जितना भी जनता और आवाम को जाति और धर्म से इतर उठ के उनको एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाढ़ समस्या पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, इस मुद्दा पर वोटिंग करना चाहिए। तो मैं तो सारे बिहार के जनता से अपील करना चाहूंगा कि जब भी अगर आप चुनाव में वोट देने जाए तो किसी जाति और धर्म से प्रभावित ना होके आप अपने इशू और मुद्दा पर जो नेता आपको लगता है कि आपका समस्या का समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भी बाढ़ का, मासूम सर बात करें तो बाढ़ तो है ही, साथ में आप एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, गरीबी, बेरोजगारी, इस पे वोट करें। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, न कि आप किसी पार्टी, पॉलिटिक्स और जाति धर्म में फंस के वोट करें। धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी आपके चैनल से जुड़े दर्शकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जातीय समीकरण इस बार का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिहार कोई नेता नहीं बदल सकता है, कोई सरकारें नहीं बदल सकती है। अगर कोई ये सारा कुछ बदल सकता है तो वो आप ही हैं, यानी जनता ही है। क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमने सर से 2 सवाल किए कि कम समय में बीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि बुक कम रखना है और बार बार उसका रिवीजन करना है, करंट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, कम सोर्स से इस्तेमाल करना है और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है। और दूसरी ये है कि करंट टेम्पररी जो इशू है बाढ़ की, चवनिया गांव की, उसका एग्जाम्पल है। बहुत लोग वहाँ पे परेशान हैं, सर ने इसका भी बहुत शानदार उत्तर दिया है। मैं आपके उत्तर से सेटिस्फाई हूँ और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।